हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं गुरु राजेश एक बार फिर से पेश हूँ कंटिन्यूअसली उसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो। जो वीडियो हमने पिछली देखी थी उसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन सिस्टम की, यानी मानव के शरीर में पाए जाने वाले तंत्रों की। यानी अगर हम डायरेक्टली कहूँ तो अपने शरीर में पाए जाने वाले तंत्रों की बात कर रहे थे। और उन तंत्रों में सबसे फर्स्ट तंत्र हमने लिया था आहार नाल का, जिसको अपन शामिल करते हैं किसमें, पाचन तंत्र में। इसमें शामिल कर रहे हैं, पाचन तंत्र में शामिल कर रहे हैं। पाचन तंत्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले किसका अध्ययन करना पड़ेगा, हमें आहार नाल का अध्ययन करना पड़ेगा। और इस आहार नाल के अंदर क्या क्या होता है इसकी चर्चा हमने उस समय भी की थी और आज मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। अगर मनुष्य के शरीर के अंदर या हम अपने शरीर के अंदर ये देखना चाहें कि हमने जो भी खाया, जो भी पिया, वो हमारे शरीर के अंदर पचित कैसे हुआ और पचित होने के बाद उस भोजन का हुआ क्या, हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा जो है वो मिली कहाँ से, शरीर को पोषक तत्व कहाँ से मिले, इस चीज को समझने के लिए हमें टोटल आहार नाल के बारे में समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने आहार नाल के बारे में भी पढ़ा था और आहार नाल के जो पार्ट थे, आहार नाल किन किन भागों से मिलकर बनी हुई है, उस भाग के बारे में भी हमने चर्चा की। हमने ये भी देखा कि सबसे पहले भोजन के संपर्क में आने वाला हमारे शरीर का अंग कौन सा है, और उसमें हमने देखा कि सबसे पहले भोजन हमारे मुख के अंदर प्रवेश करेगा। और मुख के अंदर की जो स्ट्रक्चर थी वो हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मुख में ऐसी कौन सी संरचनाएं होती हैं जो हम बाहर से भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, यानी जटिल अगर भोजन है तो उसको सरलीकृत करे या छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर उसको आगे की तरफ प्रोसेस के लिए भेजे। पिछले वीडियो में हम मुख के अंदर पाए जाने वाले दांत और जीभ की बात कर चुके थे। आज मैं बात करूंगा उसके आगे की। यहाँ अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली समझें, सबसे पहले यहाँ हम देख सकते हैं जो भी भोजन आप ग्रहण करोगे उस भोजन को सबसे पहले किसके अंदर लिया जाएगा, मुख के अंदर ही लिया जाएगा। अब मुख में दो चीजें, एक तो क्या, दांत, और दूसरी क्या, जीभ। दांत और जीभ, जीभ का काम है जो भोजन आपने लिया है, अगर वो ठोस रूप में है या किसी भी रूप में अगर वो भोजन है तो उस भोजन को जीभ के अंदर उपस्थित जो लार ग्रंथियां हैं वो लार ग्रंथियां क्या कर देती हैं, उस भोजन को लसलसा कर देती हैं। किसके कारण, क्योंकि उस लार ग्रंथि के द्वारा क्या स्रावित होता है, लार स्रावित होती है। लार क्या करेगी, भोजन को लसलसा बना देगी। लसलसा बनाने के बाद जीभ का एक काम हो रहा है, वो बार बार उस भोजन को किसके नीचे भेजती रहती है, दांतों के नीचे। और दांत बार बार ऊपर नीचे गति करते हुए उस भोजन को बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे कि उसे निगलने में क्या हो, आसानी। अब भोजन मुख में आ चुका है, मुख का जो काम था वो मुख में उपस्थित जो अंग है वो कर चुके हैं। अब भोजन कहाँ जाए, ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी का मतलब हम ये लगा सकते हैं, यहाँ जो अपना मुख है उस मुख की संरचना में अपर और लोअर लिप है, होठ है। उसके बाद कि ये जो अपर और लोअर होठों की बात करूं तो पीछे की साइड में देखो एक कैविटी बनती है। अपन अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने के दौरान हमें एक गुहा सी दिखाई देती है, एक खाली जगह दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं बकल कैविटी या मुख गुहा जिसको हम कह सकते हैं। उस मुख गुहा से पीछे की तरफ अपनी पाई जाती है ग्रसनी, और उस ग्रसनी के पीछे एक नाल रूपी या नलिका रूपी संरचना होती है जो क्या कहलाती है, अपनी ग्रास नाल कहलाती है। ये ग्रास नाल किसके साथ जुड़ी हुई है, आगे आप डायग्राम में देख सकते हो। ग्रास नाल जुड़ी हुई है किसके साथ, आमाशय के साथ। और फिर आगे की संरचना में आमाशय किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से, फिर बड़ी आंत से, और फिर आगे मलाशय, और फिर आगे अपना मलद्वार। तो विद्यार्थियों ये तो हुई अपनी डायग्राम की बात की डायग्राम में है क्या। अपन मुख से स्टार्ट हुए थे, हमने शुरुआत मुख से की। मुख में उपस्थित जो अंग थे या जो इसके अंदर पाए जाने वाली जीभ और दांत की अगर मैं बात करूं तो उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। हम आज आगे की बात करते हैं। मुख के अंदर सबसे पहले मुख में क्या हुआ, भोजन को लसलसा बनाया गया। भोजन कैसा बना, लसलसा बना। अब ये भोजन लसलसा किसके कारण बना, लार के कारण।
दूसरा काम क्या किया गया, भोजन को बारीक पीसा गया, और पीसा किसकी सहायता से गया, ये दांतों की सहायता से गया। ठीक है, दोनों काम हो गए। मुख का जो काम था वो उसने कर दिया। अब भोजन क्या हो चुका है, एक अर्धपचित अवस्था में आ चुका है। तो यहां पर एक फैक्ट निकल के सामने आता है कि मुख में उपस्थित अर्ध ठोस, क्योंकि मुख में जो भोजन आप उसको चबा लोगे, चबाने के बाद वो ठोस अवस्था में नहीं रहता, आधा ठोस रहता है, या मैं ये कहूं कि अर्धपचित अवस्था, मुख में उपस्थित अर्ध ठोस या अर्धपचित अवस्था में भोजन जो होता है, उस भोजन को क्या कहा जाता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उस अर्ध ठोस या अर्धपचित अवस्था में उस भोजन को कहा जाता है कायम। क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। देखो विद्यार्थियों, 10th की एग्जाम देने वाले एकमात्र आप ही तो विद्यार्थी हो नहीं। जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में बहुत से विद्यार्थी हैं जो आपके बराबर एग्जाम देंगे। टॉपिक वही है, सेम है, जैसा आपको बताया जाएगा वैसा उनको भी बताया जाएगा। उस भीड़ से अलग होने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी जो कि सिर्फ हम अपनी कॉपी में लिख सकें। उसके लिए आपको कुछ चीजें डिनोट करनी है, कुछ चीजों पे आपको दिमाग भी लगाना है। अब जैसे नॉर्मल वे की अगर मैं बात करूं तो अधिकांश विद्यार्थी सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करेंगे कि मुख में भोजन आया, आने के बाद दांतों के द्वारा उसको पीसा गया, लार के द्वारा लसलसा बना दिया गया और फिर उसको निगल लिया गया। यानी वो ये लाइन जो है ये नहीं लिख पाते ज्यादातर 50 से 60%। हमें एक एक बारीक चीज पे फोकस करके ज्यादा से ज्यादा नंबर की गैदरिंग कैसे हो, हमें उस चीज पे फोकस रखना है। तो मुख के अंदर का काम हो गया। अब मुख में उस भोजन की अवस्था को हमने क्या कह दिया, कायम कह दिया। अब क्या हो, हमने मुख के अंदर अपने भोजन को जो भी आपने बाहर से ग्रहण किया उसको बारीक पीस लिया, पीसने के बाद अब उसको अर्धपचित अवस्था में ले आए। अब क्या करेंगे, हम उसको निगलेंगे। निगलने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि मुख में जो भी चीज है, अब मुख में तो हम उसको ज्यादा देर रख नहीं सकते, हम क्या करेंगे, उसको निगलने का काम करेंगे, यानी उसे और आगे भेजेंगे। आगे भेजेंगे तो वो भोजन जाएगा कहाँ, वो जाएगा सबसे पहले ग्रसनी में, और फिर ग्रसनी से होता हुआ कहाँ जाएगा, ग्रासनाल में, और ग्रासनाल से होता हुआ फिर आएगा आमाशय में। यहाँ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। आपकी जो ग्रसनी है, उस ग्रसनी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर दो नाल आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपको आहार नाल यानी भोजन को ले जाने वाली नली, और एक मिलेगी आपको श्वास नाल यानी जिससे होकर जो वायु है या जो अपनी प्राण वायु ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। दोनों हैं गले के अंदर से ही वो दोनों निकलती हैं। तो अब यहाँ पर अपने दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि दोनों नलिकाएं अगर गले के अंदर हैं और वहीं से अगर वो निकल रही हैं तो क्या भोजन श्वास नली में जा सकता है। तो हाँ विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बनता है और इसका जवाब ये है कि हाँ भोजन श्वास नली में जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके की बात करें, अगर हम भोजन को आसानी से आराम से ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन श्वास नली में नहीं जाएगा। पहली चीज तो आप ये क्लियर करें कि ये जो दोनों नली हैं, जैसे अपन एक आहार नाल और वायु नाल की बात करें या श्वास नाल की बात करें, तो एक तो होती है आगे की तरफ और एक होती है पीछे की तरफ, यानी एक अधर सतह पे और एक पृष्ठ सतह के ऊपर होती है। तो पहली चीज तो ये कि अधर और पृष्ठ सतह पे है, इसका मतलब दोनों थोड़ी सी डिस्टेंस पे हैं, या फिर आप माने कि विपरीत हैं एक दूसरे के, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी के अंदर भोजन ग्रहण करते रहते हैं, तो गलती से क्या होता है, वो भोजन आहार नाल में न जाकर कहाँ चली जाती है, श्वास नाल में चली जाती है। श्वास नाल में भोजन जाएगा, इसका मतलब वो नली जो है श्वास नली वो अवरुद्ध होगी, और अगर वो अवरुद्ध हुई तो वायु न तो बाहर से अंदर आएगी न अंदर से बाहर जाएगी। अब वहां पर एक क्रिया होती है जिसको हम अपनी भाषा में, हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जब भोजन श्वास नली के अंदर या अपनी जो श्वास नाल है उसमें फंस जाता है तो हम उसको कहते हैं क्या ना, उसको
अपनी भाषा के अंदर कहा जाता है कि भोजन जब श्वास नली में फंस जाता है तो धासी एक वर्ड है जो कि अपना एक आड़ू सा शब्द मान लो या राजस्थानी भाषा का शब्द मान लो कि धासी आ जाती है। धासी आने का मतलब ये है कि जब भोजन उस वायु नली में फंस जाएगा तो एक खराश सी उत्पन्न होगी, खांसी आना प्रारंभ हो जाएगी। अब जब लगातार वो धांसी आती रहेगी या खांसी जब आती रहेगी तो अंदर की वायु का प्रेशर लगने के कारण उस श्वास नली में फंसा हुआ जो भोजन है वो वापस कहाँ आ जाता है, मुख के अंदर आ जाता है। और मुख में वापस आने के दौरान वापस उसे निगला जाता है और निगलने के दौरान फिर वो कहाँ जाती है, वो जाती है वापस फिर सही रास्ते से होते हुए ग्रास नाल से होते हुए कहाँ आ जाएगी, आमाशय में आ जाएगी। तो विद्यार्थियों यहाँ ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज ये, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो दोनों नलियां हैं, अगर ये दोनों नलियां एक ही जगह से निकल रही है या पास पास अगर स्थित है तो इनके अंदर जैसे श्वास नली के अंदर भोजन जाने के लिए या भोजन वाली नली में वायु जाने के लिए क्या कोई अवरुद्ध पाया जाता है इन नलिकाओं के ऊपरी सिरे के ऊपर या शीर्ष भाग के ऊपर? तो हाँ विद्यार्थियों यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो दोनों नलिकाएं हैं इनके ऊपर एक पेशीय संरचना पाई जाती है, पेशियों से निर्मित होती है, पेशीय संरचना है और इस पेशीय संरचना को कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इस एपिग्लोटिस को हिंदी में कहा जाता है घाटी ढक्कन और इसको एक पदवी और दी जाती है ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, सीधा सा ये पूछ लिया जाता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन क्या है या ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम कौन करता है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? ट्रैफिक पुलिसमैन, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस जो होता है ये एक पेशीय संरचना है। तो यहाँ ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब हम आगे आहार नाल की बात करते हैं। हमने भोजन को क्या किया? निगला। तो निगलने के दौरान वो भोजन किस में आया? ग्रास नाल में। अब ग्रास नाल से कहाँ आएगा? आमाशय में। तो यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ग्रास नाल के अंदर पाचन नहीं होता है, यानी शुरू नहीं होता है पाचन, किसी भी तरीके का पाचन ग्रास नाल के अंदर नहीं होगा। ग्रास नाल का काम क्या है? ग्रास नाल का काम सिर्फ इतना सा है कि वो भोजन को मार्ग प्रदान करे और वो भोजन कहाँ चला जाए? आहार नाल तक सीधा सीधा पहुंच जाए, बस इतना सा काम है। बाकी वो भोजन को कुछ जो रस है वो स्राव करके या कुछ स्रावी पदार्थों के द्वारा वो भोजन को चिकना मार्ग जरूर प्रदान करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब भोजन हमारा मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनाल और ग्रासनाल से कहाँ आ चुका है? आमाशय में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आमाशय में 3 भाग है। आमाशय की अगर मैं बात करूं तो इस आमाशय के अंदर 3 भाग है। पहला भाग है कार्डियक। पहले भाग को क्या कहेंगे? कार्डियक। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं तो दूसरा भाग है अपना जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग। और तीसरे भाग की अगर अपन बात करें तो तीसरा भाग अपना आता है फंडिस। तीसरा भाग कौन सा आएगा? फंडिस आएगा। अब यहाँ पर सीधा सा आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इस आमाशय की संरचना की बात करूं तो एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग हो गया, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां तक का। अब यहाँ पर ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग को आप देख सकते हो, ग्रास नली जो है वो आमाशय से जुड़ रही है, यानी ग्रास नली से आमाशय का जुड़ा हुआ जो भाग है, इस भाग को क्या नाम देंगे? कार्डियक नाम देंगे। इस भाग को क्या कहा जाएगा? कार्डियक कहा जाएगा। अगर मैं इसके दूसरे वर्ड की बात करूं तो इसको जठरागम भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठरागम भाग। कार्डियक भाग का दूसरा नाम क्या है? जठरागम भाग है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें इस मध्य वाले भाग की, 2 नंबर पॉइंट की, तो इस 2 नंबर की अगर अपन बात करें तो ये देखो कार्डियक और ये जो जठर निर्गमी भाग है, इन दोनों के बीच का भाग है, इस भाग को कहा जाता है फंडिस। क्या कहा जाता है? फंडिस कहा जाता है। यानी फंडिस वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ होगा? छोटी आंत से जुड़ा होगा।
और कार्डियक वाला भाग किससे जुड़ा होगा, ग्रास नाल से जुड़ा हुआ होगा। बीच में कार्डियक वाला भाग तो जुड़ा होगा किससे, अपनी ग्रास नाल से, और फंडिस वाला भाग जो है वो फंडिस वाला भाग होगा कार्डियक वाले के आगे वाला भाग, और फंडिस से आगे की संरचना में जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, जठर निर्गमी भाग। यानी आमाशय के अंदर 3 भाग हो गए। आमाशय के 3 भागों में सबसे फर्स्ट आमाशय की अगर बात की जाए तो आमाशय के जो 3 भाग है, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिस। कंटिन्यूअसली मैं अगर बात करूं तो ये भाग इस प्रकार से हो जाएंगे, जठर निर्गमी। ये 3 पार्ट हो गए। कार्डियक भाग की बात करें तो ग्रास नाल प्लस आमाशय। ग्रास नाल किससे जुड़ी हुई हो, आमाशय से, वो वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, कार्डियक भाग कहलाएगा। फंडिस भाग की अगर मैं बात करूं तो कार्डियक प्लस जठर निर्गमी, जठर निर्गमी के बीच का भाग। और जठर निर्गमी भाग की बात करूं तो ये वाला भाग होगा अंतिम भाग, आमाशय का अंतिम भाग। और ये अंतिम भाग किससे जुड़ा हुआ है, ये अंतिम भाग जुड़ा हुआ है आपका आमाशय प्लस छोटी आंत। ये दो चीजें हैं, तीनों कंटिन्यूअसली पार्ट हो गए। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिस और तीसरा जठर निर्गमी भाग। किसके भाग है, आमाशय के। अब यहाँ हमें ये देखना है कि जो भोजन आमाशय के अंदर आ चुका है, अब उस आमाशय के अंदर आने के बाद भोजन का क्या होता है। तो विद्यार्थी यहाँ ध्यान देना, आमाशय के अंदर पहले से एंजाइम उपस्थित होता है, लेकिन वो एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होता है। जैसे ही आमाशय के अंदर भोजन आएगा, भोजन आने के दौरान एक रस का स्राव होगा जिसको कहा जाता है जठर रस। इस आमाशय की अगर बात की जाए तो आमाशय में भोजन आते ही एक रस स्रावित होगा जिसको नाम क्या दिया गया है, जठर रस नाम दिया गया है। और इस जठर रस की अगर मैं बात करूं तो इस जठर रस के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक होता है। यानी इस रस की अगर बात की जाए तो अधिकांश भाग क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका मतलब यहां मैं ये कह सकता हूं कि अगर जठर रस के अंदर HCl ज्यादा है तो इस जठर रस की pH कैसी होनी है, इस जठर रस की pH होनी है अम्लीय। कैसी होनी है, अम्लीय होनी है। और वो अम्लीय pH किसके कारण हुई है, ये भी आप ध्यान दें। ये जठर रस की जो pH अम्लीय हो रही है वो किसके कारण हो रही है, HCl के कारण हो रही है। तो यहाँ पर सीधी सी एक बात निकल के सामने आ गई कि आमाशय की अम्लीय pH किसके कारण होती है। तो वहां पर आप देख लेंगे कि अगर आपसे वहां जठर रस आपको दिया गया है तो आपका आंसर क्या होना है, जठर रस। और अगर उसके भी अंदर जठर रस में भी कौन सी चीज, तो वहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या होगा, जैसे ही pH अम्लीय हुई, pH अम्लीय होते ही आमाशय के अंदर उपस्थित जो एंजाइम थे जो पहले निष्क्रिय अवस्था में थे, अब वो एक्टिवेट हो जाते, सक्रिय हो जाते, और सक्रिय होकर आए हुए भोजन पर पाचन की क्रिया स्टार्ट कर देंगे। पाचन की क्रिया स्टार्ट कर देंगे तो आया हुआ जो भी भोजन है वो पचित होना प्रारंभ हो जाएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि मान लो कि आमाशय के अंदर भोजन ना आए और आमाशय के द्वारा जठर रस का स्राव कर दिया जाए, pH अम्लीय हो गई, भोजन आया नहीं, उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति के अंदर थोड़ी सी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि अगर भोजन नहीं आता और आमाशय में जठर रस का स्राव हो जाता है तो उदर का मतलब हम यहाँ लेंगे पेट, इसमें जलन उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होगी, जलन। और जलन उत्पन्न होने को अपन क्या कह देते हैं, हम इसको कह देते हैं कि एसिडिटी हो गई। क्या कह देते हैं इसको, कि एसिडिटी हो गई। अब यहाँ पर एसिडिटी का मीनिंग भी, एसिड का मीनिंग होता है अपना अम्ल, और एसिडिटी का मतलब सीधा सा हो जाएगा कि अम्लीयता हो गई। अब अम्लीयता हो गई इसका मतलब सीधा सा हम यहाँ समझ चुके हैं
कि आमाशय के अंदर जठरस का स्राव तो हो गया, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला तो पाचन शुरू नहीं हो पाया। अब एसिडिटी हो गई, एसिडिटी होने के कारण क्या हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि एसिडिटी का कारण क्या है, एसिडिटी किसके कारण होती है, या जो एसिडिटी है, पेट में जलन है, वो किसके कारण होती है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जठरस में उपस्थित HCl की मात्रा के कारण होती है। क्योंकि अगर वो मात्रा मात्रा की अगर बात की जाए तो वो आमाशय के अंदर भोजन का पाचन कराने में सहायक है, क्योंकि पीएच अम्लीय करता है, और अम्लीय पीएच पर वो एंजाइम सक्रिय होकर क्या कर देते हैं, भोजन का पाचन करना शुरू कर देते हैं। अगर भोजन होता तो पाचन शुरू हो जाता, तो हमारे जलन नहीं होती पेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एसिडिटी हो गई। अब इस एसिडिटी का इलाज क्या हो, तो देखो यहाँ पर अलग अलग जैसी धारणा है, जैसे दिमाग वैसी बात होती है। कई व्यक्ति, अगर बूढ़े बुजुर्गों की बात की जाए तो वो सीधा सा मजाकी तौर पे कहते हैं कि एसिडिटी समाप्त करने के लिए सुट्टा मार लेना चाहिए, बीड़ी सिगरेट पी लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। एसिडिटी को समाप्त करने का सीधा सा तरीका है कि आप एंटी एसिड लो। एंटी एसिड लेने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि इस एसिडिटी को कम करने के लिए आप एंटी एसिड लो। और एंटी एसिड का मतलब सीधा सा हो गया कि कोई क्षार ले लो, कोई भी क्षारीय पदार्थ है, वो क्षारीय पदार्थ आप खा लो, आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, या एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी। तो एसिडिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एंटी एसिड लेना चाहिए। एंटी का मतलब होता है विपरीत, और एसिड का मतलब अम्ल। अम्ल का विपरीत खाना चाहिए, और अम्ल का विपरीत क्या होता है, क्षार होता है। आपने पढ़ा भी होगा, अम्ल क्षार वाला एक टॉपिक है रासायनिक विज्ञान का। तो इस एसिडिटी से बचने के लिए हमने क्या किया, क्षारीय पदार्थ लिया। अब इस क्षारीय पदार्थ के रूप में अगर मार्केट की बात की जाए तो सीधा सा आपको सजेस्ट किया जाता है कि इनो ले लो। क्या ले लो, इनो। और उस इनो के अंदर अगर अपन कंटेंट्स देखें कि उस इनो के अंदर एक्चुअल में है क्या, तो आप उन कंटेंट के अंदर देखोगे कि आपको वहां क्या मिलेगा, क्षारीय पदार्थ मिलेंगे। और वो क्षारीय पदार्थ उस अम्लता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के लक्षणों को कम करने का गुण रखते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, अपनी आमाशय की। अब आमाशय में आए हुए भोजन को पीएच मिल गई कैसी, अम्लीय। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि आमाशय में भोजन का पाचन कौन सी पीएच पे होता है, अम्लीय पीएच पे होता है। अम्लीय पीएच पर भोजन का पाचन शुरू हुआ, और भोजन का पाचन होने के बाद वो भोजन आमाशय के 3 भागों से होके गुजरा। पहले कार्डियक से, दूसरे फंडिस भाग से, और तीसरा जठर निर्गमी भाग से। अब आमाशय में जैसे ही पाचन पूरा हो जाता है तो उस भोजन को क्या किया जाता है, आगे की तरफ धकेला जाता है। जैसे ही भोजन आगे की तरफ धकेला जाएगा तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ इस आमाशय का जो तीसरा अंतिम पार्ट था, जठर निर्गमी भाग, वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। अब छोटी आंत से जो भाग जुड़ा हुआ है उस भाग के अंदर भोजन क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर भी एक आपको छोटी सी चीज याद रखनी है कि छोटी आंत में जो भोजन प्रवेश कर रहा है, छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है, तो जिस अवस्था को हमने कायम कहा था, ये कायम अवस्था सिर्फ कहां तक रहती है, आमाशय तक। यानी मुख में बना अर्धपचित ठोस या अर्ध ठोस जो भोजन है वो आमाशय तक आता है, तब तक वो अवस्था क्या रहती है, अपनी कायम रहती है। इसके बाद उस अवस्था का नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही वो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में भोजन का पाचन स्टार्ट होता है क्षारीय पीएच पे। कौन सी पीएच पे होगा, क्षारीय पीएच पे होगा। अब यहाँ पर इसको छोटी आंत के अंदर क्षारीय पीएच कहां से आए, तो छोटी आंत के अंदर क्षारीय पीएच उत्पन्न करने का काम कौन करता है, बाइल डक्ट, या हम ये कहें कि पित्र अग्नाशय जो रस है, पिताशय और अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो रस है, वो छोटी आंत की पीएच को क्या कर देते हैं, क्षारीय कर देते हैं। छोटी आंत के अंदर भी पहले से पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, लेकिन वो पहले इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव अक्रिय रहते हैं, यानी कोई क्रिया नहीं करते। जैसे ही पीएच क्षारीय होती है, क्षारीय पीएच होते ही वो क्या हो जाएंगे, सक्रिय, और सक्रिय होकर भोजन का क्या कर देंगे, पाचन शुरू कर देंगे। अब यहाँ छोटी आंत की अगर अपन चर्चा करें तो छोटी आंत में भी क्या है, 3 पार्ट है। छोटी आंत के भी भाग बनाए गए हैं, 3 भाग हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। उन 3 भागों को डुडेनम, जेजुनम और इलियम कहा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी,
छोटी आंत की। तो भाग इसके कितने हो गए? 3। एक हो गया डुडेनम, जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम। ये तीनों भाग कंटिन्यूअसली हैं। आपको इनको इंग्लिश टर्म के अंदर ही याद रखना है, क्योंकि हिंदी टर्म के अंदर अगर आप इनको याद करना चाहोगे तो आप इनको भूल सकते हो। अगर मैं इनकी हिंदी टर्म की बात करूं तो डुडेनम को कहते हैं ग्रहणी, जेजुनम को कहते हैं अग्र क्षुद्रांत्र और इलियम को कहते हैं क्षुद्रांत्र। ये तो हो गई आपकी क्षुद्रांत्र, ये हो गई अग्र क्षुद्रांत्र और डुडेनम को क्या कहा गया है? डुडेनम को कहा गया है अपना, डुडेनम को कह दिया गया ग्रहणी। ये इसके हिंदी नाम है। अब आप अपने आप समझ सकते हैं कि हिंदी बेटर रहेगी या इंग्लिश, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। छोटी आंत की मैं बात कर रहा हूं तो छोटी आंत की कुछ विशेषताएं वो मैं यहाँ पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट, इस छोटी आंत के अंदर जो पाचन है वो पाचन कौन सी पीएच पे होना है? क्षारीय पीएच पे। कौन सी पीएच पे? क्षारीय पीएच पे। दूसरी एक चीज और, इस छोटी आंत के ऊपर अंगुली नुमा संरचना होती है। इस अंगुली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? माइक्रोविली कहा जाता है, माइक्रोविली। और ये माइक्रोविली क्या करते हैं? ये अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। अब अवशोषण सतह को कैसे बढ़ाते हैं, ये क्या काम करते हैं, वो अभी अपन समझते हैं। अब यहाँ देखो, आमाशय से भोजन कहाँ आया? छोटी आंत में आया। तो छोटी आंत के अंदर जैसे ही भोजन आया वो इन 3 पार्टों से होके गुजरेगा, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। इन 3 पार्टों से होके गुजरेगा। तो तीनों पार्टों के अंदर जो क्रिया है वो अलग अलग होती है। सबसे फर्स्ट, जैसे ही वो किसके अंदर आया? डुडेनम के अंदर आया। तो डुडेनम में आते ही उसके जो एंजाइम है वो एंजाइम एक्टिवेट होंगे। तो एंजाइम एक्टिवेट कब होंगे? जब पीएच कैसी होगी? क्षारीय। तो क्षारीय पीएच होते ही डुडेनम के अंदर भोजन का पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स क्या हो चुके हैं? एक्टिवेट हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। पाचन होने के बाद अब उस भोजन को आगे की तरफ धकेलने का काम भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि भोजन अपने आप तो आगे की तरफ खिसक के जा नहीं सकता। उस भोजन को पीछे से धकेलना पड़ेगा। तो धकेलने के लिए क्या पाया जाता है? इस छोटी आंत की आंतरिक सतह के ऊपर अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। और वो अंगुली जैसे प्रवर्ध एक तो भोजन को रोके रखने का काम भी करते हैं कि भोजन ज्यादा समय तक वहां रुका रहे, और दूसरा उसकी जो पेशी संरचनाएं हैं वो उसको आगे की तरफ धकेलने का काम भी करती है, ताकि भोजन आगे से आगे चलता रहे। तो ये अंगुली नुमा जो प्रवर्ध है, ये जिनको अपन क्या कह रहे हैं? माइक्रोविली, ये भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। यानी छोटी आंत के अंदर भोजन ज्यादा समय तक रुके और रुकने के दौरान उस भोजन के अंदर उपस्थित घटकों का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके, ताकि शरीर को पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से मिल सके। इसके लिए भोजन को यहाँ रोका जाता है। तो मैं यहाँ 2 चीजें कह सकता हूं कि सर्वाधिक समय की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक समय के लिए भोजन कहाँ रुकता है? छोटी आंत में। कहाँ रुकता है? छोटी आंत में रुकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटीन का पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि भोजन का पूर्ण पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो विद्यार्थी, ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे एक क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज मेंशन करके रखनी है कि छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत में ये 3 मुख्य काम भी होते हैं। सर्वाधिक समय के लिए भोजन रुकेगा भी कहाँ? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन भी कहाँ होगा? छोटी आंत में। और भोजन का पूर्ण पाचन भी कहाँ होगा? छोटी आंत में। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी आंत हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगर मैं इस छोटी आंत की लंबाई की बात करूं तो ये छोटी आंत जो है इसका नाम ही छोटा है।
अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये संपूर्ण आहार जो नाल है उसकी 7 मीटर की लंबाई को पूर्ण करती है, कवर करती है। यानी छोटी आंत नाम के अंदर ही छोटा शब्द आ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आपका, ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत है, यहाँ पर आप इनके नाम के ऊपर ना जाए। छोटी आंत और बड़ी आंत, ये जो नाम है, ये नाम तो किस पे रखे गए हैं, इस आंत के व्यास के अनुसार, आंत के व्यास के अनुसार नाम तो किस आधार पे है, व्यास के आधार पर। अगर हम इन आंतों के व्यास की बात करें, आंत के अंदर जो नलिकाएं हैं उस आंतीय नलिका के व्यास की बात करें, तो छोटी आंत की नलिका का व्यास क्या होता है, कम होता है, और बड़ी आंत की नलिका का व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ नाम तो रखे गए हैं उनके व्यास के आधार पे। लंबाई की अगर बात की जाए तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है लेकिन व्यास कम होता है, और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन व्यास ज्यादा होता है। तो व्यास के आधार पे इनके नाम रखे गए थे, छोटी और बड़ी आंत। यहाँ अपन मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो लंबाई की अगर बात करूं तो छोटी आंत की लंबाई मनुष्य के अंदर कितनी होती है, लगभग 7 मीटर की लंबाई मानी जाती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ये चीज क्लियर हो चुकी है। भोजन आमाशय में अम्लीय पीएच पे पचित हुआ, पचित होने के बाद भोजन को आगे छोटी आंत में धकेला गया। छोटी आंत के अंदर पीएच कैसी हुई, क्षारीय पीएच के ऊपर छोटी आंत में उपस्थित जो एंजाइम थे वो सारे के सारे सक्रिय हुए, और आए हुए भोजन के ऊपर उसने क्या करना शुरू कर दिया, पाचन शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे भोजन का पाचन हुआ, अब उस भोजन के अंदर उपस्थित जो आवश्यक विटामिन, प्रोटीन या जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व थे उनको अवशोषित भी तो करना पड़ेगा, शरीर के अंदर रखना पड़ेगा। तो अवशोषित करने के लिए अवशोषण सतह बढ़ाने का काम कौन कर रही थी, माइक्रोविलय कर रही थी। और ये माइक्रोविलय है क्या, छोटी आंत में पाए जाने वाले अंगुली नुमा प्रवर्ध है। इनके कारण अवशोषण सतह क्या हो गई, बढ़ गई। अवशोषण सतह बढ़ गई तो वो भोजन धीरे धीरे इस छोटी आंत से गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ बढ़ने के साथ साथ उस भोजन का अवशोषण भी शरीर के अंदर आसानी से हो जाएगा। ये बात हो गई अपनी किसकी, छोटी आंत। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन का पाचन हो गया, छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद अब भोजन कहाँ जाना है, बड़ी आंत के अंदर जाना है। और बड़ी आंत के अंदर जैसे ही भोजन जाएगा तो बड़ी आंत की भी यहाँ पर एक खास बात है, जैसे कुछ अंतर तो मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको। बड़ी आंत का व्यास वगैरह ये तो हो चुका है। यहाँ हम नेक्स्ट बड़ी आंत की जब बात करते हैं तो बड़ी आंत के अंदर हमें ये ध्यान रखना, ना के बराबर होता है, न के बराबर। यानी लगभग बड़ी आंत के अंदर किसी तरीके का कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ वहां पर कुछ आवश्यक जो पदार्थ हैं उनके अवशोषण की क्रियाएं होती हैं। और इस बड़ी आंत के अंदर भी 3 पार्ट हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग कौन से हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम, ये 3 भाग किसके हैं, बड़ी आंत के भाग हैं। इन तीनों भागों से जो भोजन छोटी आंत में पचने के बाद आगे बड़ी आंत में आया था वो इन तीनों भागों से होके गुजरता है, और जो आवश्यक पदार्थ है उनका अवशोषण इन तीनों भागों के अंदर ही कर लिया जाता है। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि जैसे ही छोटी आंत में पाचन हुआ, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण बड़ी आंत में हो गया, तो आपने जो भी भोजन ग्रहण किया था शुरुआत में उसका संपूर्ण जो पाचन है वो हो चुका है। अब उसके अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बचा जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। अब बड़ी आंत के अंदर अवशोषण होने के बाद बड़ी आंत छोटी, यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये ऐसा न समझे कि ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है ये वाला भाग, ये 3 डायमेंशन डायग्राम है। पीछे की साइड से ये छोटी आंत किससे जुड़ी हुई है, बड़ी आंत से। और बड़ी आंत में भोजन आने के बाद वो भोजन किसके अंदर आ जाता है, बड़ी आंत के अंदर अवशोषण होने के बाद जो शेष बच गया भोजन, अब उसको भेज दिया जाता है किसमें, मलाशय में, या जिसको हम गुदा भी कह सकते हैं। ये जो गुदा है, इस गुदा के अंदर जो भोजन बड़ी आंत से अवशोषित होने के बाद आया है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, अब एकदम से अनावश्यक है, अनावश्यक भोजन है। तो अनावश्यक भोजन को हम अपने शरीर के अंदर नहीं रखते।
पहले क्या होता है, जो उस अनावश्यक भोजन का एकत्रीकरण होता है, यानी वो मलाशय में आकर इकट्ठा होता रहता है। और ये मलाशय भी क्या है, ये मलाशय भी एक पेशीय संरचना है, थैलेनुमा संरचना है जो पेशियों से निर्मित है। मलाशय जैसे ही भर जाएगा, भरने के दौरान मलाशय की भित्ति में संकुचन होगा। संकुचन होने के दौरान जो अपचित भोजन या जो अपशिष्ट भोजन है वो इस मल द्वार द्वारा कहाँ आ जाएगा, शरीर से बाहर। शरीर से कहा जाएगा बाहर, और उसका दैनिक क्रिया के द्वारा उसको शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में अलग से एक तंत्र है जिसकी अपन आगे स्टडी करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे शरीर में पाया जाने वाला आहार नाल, या हम ये कहें कि हमारे शरीर में होने वाली जो पाचन की क्रिया है वो पाचन की क्रिया किस प्रकार से घटित होती है। अपन ने स्टेप बाय स्टेप ये क्रियाएं देखी है। भोजन मुख में सबसे पहले ग्रहण किया गया, फिर ग्रास नली, ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में, फिर आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, और फिर शरीर से बाहर। तो ये विद्यार्थियों अपना पहला टॉपिक मानव तंत्र में पाचन तंत्र का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको कुछ जो फैक्ट चीजें हैं उनको मेनली फोकस रखना है। 3 क्वेश्चन ये यहाँ बन गए हैं। दूसरे 2 क्वेश्चन आमाशय में पाचन कौन सी पीएच पे, या फिर दूसरी बात की जाए छोटी आंत में पाचन किस पीएच पे, या फिर तीसरी बात ये की जाए कि एसिडिटी क्या है, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आहार नाल से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूं। इसके बाद एक यहाँ 2 चीजें और रह गई। ये जो अग्नाशय है, इस डायग्राम में मैंने एक वर्ड लिखा है अग्नाशय। ये अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है। अगर अग्नाशय की बात की जाए तो ये अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह काम करे। दोनों प्रकार की ग्रंथि से मेरा मतलब यह है कि ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी और एक होती है बहिःस्रावी। तो ये जो अग्नाशय है ये दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। अगर मैं इसके अंतःस्रावी स्राव की बात करूं कि ये अंतःस्रावी के रूप में कौन से पदार्थों का स्राव करती है, तो ये 2 पदार्थों का स्राव करती है, 2 हार्मोन का। एक तो हो गया आपका इंसुलिन और दूसरा हो गया आपका ग्लूकेगॉन। ये 2 हार्मोन जो कि अंतःस्रावी के रूप में अग्नाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और दूसरी मैं अगर बात करूं इसके बहिःस्रावी स्राव की, तो बहिःस्रावी के अंदर बहिःस्रावी स्राव के रूप में ये स्राव करती है अग्नाशयी रस का। किसका स्राव करेगी, अग्नाशयी रस का स्राव करेगी। तो ये अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, लार ग्रंथि हम पहले पढ़ चुके हैं, और यकृत सबसे बड़ी अपनी ग्रंथि है, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये जो इंसुलिन है और ये जो ग्लूकेगॉन है, ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों के दोनों रक्त में शर्करा को मेंटेन करते हैं। रक्त में शर्करा का नियंत्रण करते हैं। दोनों का काम क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अब यहाँ पर अगर इन दोनों में से किसी भी एक हार्मोन की कमी या अधिकता हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा, या मैं कहूं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम या ज्यादा होगी। और कम या ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि वहां पर कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे इंसुलिन के बारे में आपने सुना भी होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ ये कुछ फैक्ट चीजें हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अपने शरीर में पाया जाने वाला मानव तंत्र के अंदर पाचन तंत्र है जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को दर्शा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये टोटल चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।